A detailed video on Introduction to Interval Estimation. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 बेसिकली है आप लोगों का कॉन्फ्रेंस इंटरवल पर। और कॉन्फ्रेंस इंटरवल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फ्रेंस का स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो कि सेकंड ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, उसका थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करूंगी कि आप ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट ड्रॉज इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो जस्ट डाटा कलेक्शन, डाटा समराइजेशन या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम यहीं तक होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस सैंपल को लेके कोई भी चीज़ कंक्लूड करने की ट्राई करते हैं पॉपुलेशन के लिए, तो उस वक्त हम क्या यूज़ कर देते हैं, उस पर स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच बेसिकली आ जाती है, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास होता है एस्टिमेशन और दूसरी है हमारे पास इन्फ्रेंस। और ये एस्टिमेशन जो है वो बेसिकली आप लोगों का करंट चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो एस्टिमेशन में भी फर्दर जो है उसकी टू कैटेगरीज हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, बेसिकली आपको एक पैरामीटर का एक सिंगल एस्टिमेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपनी लेट्स सपोज आप हाइट मेजर करना चाह रहे हैं अपनी क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट्स की, और आपकी क्लास में लेट्स सपोज 150 स्टूडेंट्स है, तो 150 स्टूडेंट्स की हाइट आपके लिए लेट्स सपोज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस 150 में से आप लोग क्या करें, आप जो है वो 30 का एग्जाम्पल ड्रॉ कर लें या 25 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ड्रॉ करें। उन 25 स्टूडेंट्स की आप हाइट नोट करें, उनकी एवरेज फाइंड करें, तो आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी क्लास की जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स की वो इतनी इंचेस है। लेकिन क्योंकि हम लोग जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन क्यों बेटर नहीं है, क्योंकि जब कोई और स्टूडेंट या कोई और पर्सन डाटा नया कलेक्ट करेगा तो हो सकता है उसका आंसर जो है वो आपके आंसर से डिफरेंट हो। कोई फोर्थ पर्सन आके डाटा कलेक्ट करता है आपकी क्लास में से, क्योंकि रैंडमली डाटा कलेक्ट करना होता है, सैंपल ड्रॉ करना होता है। तो कोई भी तरह के स्टूडेंट्स बात तो हो सकता है कि समटाइम्स आपके सैंपल में बहुत लंबे लंबे से हाइटेड स्टूडेंट्स आ जाएं। हो सकता है कि किसी ने सैंपल लिया उसके अंदर जो है वो सारे शॉर्ट हाइटेड स्टूडेंट्स आ जाएं, या हो सकता है किसी ने लिया हो तो उसके अंदर सब नॉर्मल से आ जाए। तो सैंपल जो है वो वेरी करता है जब भी आप लोग नया कोई आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज होती है। तो इसलिए पॉइंट एस्टिमेशन का ड्रॉबैक ये है कि आप सिंगल सैंपल की बेस पे अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते होते। तो इसीलिए इंटरवल एस्टिमेशन आती है। इंटरवल एस्टिमेशन नेम से ही है, ऑब्वियस है कि इसमें एक एस्टिमेटेड वैल्यूज का कोई इंटरवल होता है। हम कहते हैं कि उस रेंज में पॉपुलेशन पैरामीटर के लाई करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब उसको थोड़ी पढ़ेंगे क्या है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में या एस्टिमेशन का जब भी ये चैप्टर है और जब भी आप लोग एस्टिमेशन करेंगे आपके पास जो है वो तीन टर्म्स जो है वही यूज होंगी। वो थ्री टर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है एस्टिमेटर। और एस्टिमेटर बेसिकली आपके पास क्या है? एस्टिमेटर इज अ फॉर्मूला और अ रूल दैट डिस्क्राइब द वे टू गेट एस्टिमेट। इट इज स्टैटिस्टिक एंड इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। सॉरी, एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। एस्टिमेटर जो है वो जस्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है। और मैंने इसकी एग्जांपल आप लोगों को क्लास में कैसे देती थी कि आप लोगों ने अगर कोई चीज़ कुक करनी है तो उसके लिए जो आपके रिक्वायर्ड आपके पास आइटम्स होंगी, कोई बर्तन होंगे, जो चीज़ें होंगी वो एस्टिमेटर है, ठीक है। कोई चीज़ पकाने के लिए चीज़ें होना तो जरूरी है जिसके अंदर चीज़ पकाई जाएगी। तो जो चीज़ जिस चीज़ में पकाई जाएगी उसको एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। एस्टिमेट यहाँ पे मैंने वेरियंस का फॉर्मूला लिखा है, 22 वेरियंस का। उसमें मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये जो फॉर्मूला है ना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये एस्टिमेटर है। ये हमारी एक्स वेरिएबल्स के ऊपर पकाने का काम करेगा। एस्टिमेट हमारे पास क्या है? इट इज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का जो प्रोसीजर हो रहा होगा, एट द एंड जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो हमारे पास एस्टिमेट होगा, ठीक है। इसको भी एस्टिमेट ही बेसिकली बोलते हैं। इसी की तो वैल्यू 11.3। और जो इस पूरे प्रोसीजर को आपने एस्टिमेट निकाल लिया, आपने एस्टिमेटर यूज किया, आपने एक वैल्यू एस्टिमेट की पॉपुलेशन पैरामीटर की, तो उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे काम करने को बोलते हैं एस्टिमेशन। इसीलिए हमेशा जिस वर्ड के आगे TION होता है मोस्ट प्रोबेबली वो एक प्रोसीजर को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो टर्म्स होगी जो एस्टिमेटर, एस्टिमेशन, एस्टिमेट, ये पूरे चैप्टर में आप बार बार यही बातें पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेशन की मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या, किसी का क्या ड्रॉबैक है और इंटरवल का क्या हमारे पास एडवांटेज है। एक जनरल फॉर्मूला मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करती हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, और दो उनको समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उनको बताती जरूर है कि एक जनरल फॉर्मूला है इंटरवल एस्टिमेशन का कि फर्स्ट उसमें आती है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक जो है वो हमारे पास ये समझ लें कि ये एक बेसिकली होती है, आप पैरामीटर होता है एक जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। वो एवरेज भी हो सकती है, यानी कि मीन भी हो सकती है, वो प्रोपोर्शन भी हो सकता है, वो वेरियंस भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर पैरामीटर को जो एस्टिमेट करती है उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, सैंपल से जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और मार्जिन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर की इटसेल्फ अपनी एक होती है कि वैल्यू, ये टेबल वैल्यू से ये कैलकुलेट की जाती है, मल्टीप्लाई किया जाता है उसको स्टैंडर्ड एरर से। और स्टैंडर्ड एरर की भी अपनी डेफिनेशन होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती है फॉर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, या सैंपल मीन है, जिस भी स्टैटिस्टिक को आप कैलकुलेट करेंगे उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो इंटरवल एस्टिमेशन पे आ जाए, जो कॉन्फ्रेंस इंटरवल है हमारा, इंटरवल एस्टिमेशन इसमें करते हैं। और इंटरवल एस्टिमेशन में सबसे पहले आपको पॉइंट एस्टिमेट चाहिए होता है, उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। और वो कैलकुलेशन क्या है कि इंटरवल एस्टिमेशन सबसे पहले तो डिवाइड हो जाती है यहाँ आपके लेवल पे जी टेस्ट में और टी टेस्ट में, ठीक है। और जी टेस्ट और टी टेस्ट आप पूरा साल गुजर जाता है, पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है, स्टूडेंट्स यही कहते रहते हैं मैम जी कब लगनी थी और टी कब लगनी है, कैसे पता चला सिग्मा नाउन है, कैसे नहीं पता चला। तो ये तो आपको स्टूडेंट्स पता ही नहीं चलना। किसी के माइंड पे क्लिक करने की बात है तो वो एक सेकंड में मेरी बात समझ जाएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि टी कब यूज करनी है, जी कब यूज करनी है। इसके आप लोगों के लेवल पे हम इसको मजीद जो है वो कैटेगराइज कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो जी और टी की एक सिचुएशन ही है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में उसको रेफर किया गया तो मैं भी उसको ऐसे ही आप लोगों को करवाऊंगी। तो जी टेस्ट के भी मैंने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, एक में जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज की गई है और एक में जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज की गई है। अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन हो तो सैंपल साइज छोटा है, बड़ा है, 3 है, 5 है, 1000 है, जो मर्जी हो, तो आपने यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, बार एक्स प्लस माइनस। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको
जूम कर दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूला के बारे में बेसिकली बात करी। तो बार एक्स प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो और सैम्पल साइज आपका लार्ज हो, तब भी हम लोग ये यूज करते हैं बार एक्स प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एस ओवर अंडर रूट एन। इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। और जो थर्ड कंडीशन है, मैम कब लगनी है, तो जब लगानी है वो तभी लगानी है स्टूडेंट्स। उसकी एक ही कंडीशन है, आपका सैम्पल साइज आपका स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल के लिए अक्सर जो है वो रूल यूज करते हैं लेस देन 30 का, क्योंकि 30 से अगर ग्रेटर चले जाए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेट हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज जी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज के अप्रोक्सीमेट हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ जो है वो थंब रूल यूज करते हैं उसका एन लेस देन 30 का, वरना ये कोई नहीं है कि एन लेस देन 30 हो तो वही हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बार एक्स प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2। और याद रखिएगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती है, जी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं आती। और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी वही होता है एस ओवर अंडर रूट एन, लेकिन वो अनबाइज्ड एस यूज होता है जिसका डिनोमिनेटर एन माइनस 1 होता है। मजीद में आगे जाके आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ इसके फॉर्मूला का यूज। और यहाँ पे मैंने जो आपके सामने कर्व है, ये जस्ट एक पिक्चर में यहाँ आप लोगों को शो करवाई है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी में डिफरेंस क्या होता है। कि क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबली हम लोग यूज करते हैं स्मॉल सैम्पल साइजेस के लिए, तो जितना सैम्पल साइज आपका छोटा होता है उतनी ही आपकी वेरिएशन ज्यादा होती है। इसको मतलब आपके डाटा में वेरिएशन उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर लेट्स सपोज 150 स्टूडेंट्स और मैं कहूँ कि 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है 5 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए कि या तो बहुत इंटेलिजेंट हो या उनमें बहुत नालायक किस्म के, या कम आई की नालायक तो मैंने रॉन्ग टर्म यूज कर दिए, कम IQ लेवल के स्टूडेंट्स हो। तो इस तरह के डाटा में डिस्पर्जन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा डिस्पर्स्ड डाटा, ज्यादा आपस में वैल्यूज करीब नहीं आती। इसलिए अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखें तो वो वाइड होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। और जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका तो आपको बताइए कि बेल